गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स बीपीएससी ट्रिप 4.0 5.0 के लिए समान अध्ययन का सेशन दोस्तों। और यह सेशन दोस्तों पूरा दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों। जो भी 1.0 2.0 3.0 और री एग्जाम में दोस्तों जितने सारे जीएस से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन का इस सेशन में सम्मिलित किया गया दोस्तों इस सेशन में। और देखिए दोस्तों, अभी तक मैं टोटल इसका हिस्ट्री का पूरा तीनों सेशन खत्म कर चुके दोस्तों। तीनों सेक्शन इसका भूगोल का दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। और इसके बाद दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण खत्म हो चुका है और पर्यावरण परिस्थिति ये भी खत्म हो चुका है दोस्तों। और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पॉलिटी स्टार्ट किए थे दोस्तों बैक सेशन में, कल सेशन में, जिसमें दोस्तों 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट किए थे दोस्तों। और आज दोस्तों 30 क्वेश्चन करके दोस्तों हम अपने इस सेशन को ख़त्म कर लेंगे दोस्तों, इस चैप्टर को। उसके बाद दोस्तों देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद तब फिर इकोनॉमिक्स, तब फिर साइंस पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इसका 30 तक हम लोग कंप्लीट किए हुए थे फ्रेंड्स। देखिए 30 तक हम लोग का हो गया था। अब 31 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग का होगा दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के नए संविधान भवन में संसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित हुए। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया, जिसमें सर्वाधिक कांग्रेस सांसद 58, लोकसभा से 41 और राज्यसभा से 17, डीएमके से 21 सांसद, लोकसभा से 16 और राज्यसभा से 5, तृणमूल कांग्रेस के 21 सांसद, लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 8 शामिल थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का प्रतिनिधि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों। ये न्यूनतम आवश्यक आयु 30 वर्ष है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया दोस्तों। नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया है, ये दोस्तों देखिए दोस्तों, ये किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। 28 मई 2023 को किया गया दोस्तों। 28 मई 2023 को ये समर्पित किया गया दोस्तों। सोल्यूशन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और यह 3 वर्षों में बनकर तैयार हो गया है, जिसे 28 मई 2023 को देश को समर्पित किया गया है। इसकी डिजाइन बिमल पटेल ने तैयार की है दोस्तों। इसमें कुल 1272 सीटें हैं, जिसमें लोकसभा की 888 सीटें और राज्यसभा की 384 सीटें हैं दोस्तों। और नए संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा दोस्तों। इसमें टोटल 1272 सीटें दोस्तों, और जिसमें 888 लोकसभा का और राज्यसभा का 384 सीटें दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसे दोस्तों संविधान सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों। ये दोस्तों 1272 सीटें हैं दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है दोस्तों। ये है पद्मश्री बिमल पटेल। नेक्स्ट है, संघ की न्यायपालिका भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षा से क्वेश्चन दोस्तों। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए दोस्तों, इसमें डी सही होगा दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक वर्णित है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, बिल्किस बानो केस प्रकरण वर्ष 2002 का है। इस केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया था और 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इन दोषियों को रिहा कर दिया। सितंबर 2022 में बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच बीवी नागरत्नम एवं उज्ज्वल भुइयां ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है। तो उपयुक्त एक से अधिक होगा। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है।
एक संविधि पूर्ण या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये तीनों होगा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतवर्ष में विधि शून्यता का पहलू निम्नलिखित संदर्भ में पाया जाता है, जिसमें न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णतः या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, और एक संविधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। इस विकल्प में डी आंसर सही है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों ये सही होगा दोस्तों। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि दोस्तों ये पढ़िए दोस्तों, भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है दोस्तों। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दोस्तों ये दिया है। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही होगा दोस्तों। मिर्वा मिल में नहीं होगा, ना ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। सबसे पहले दोस्तों ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित या सीमित कर सकती है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 368 से संसद को संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उस समय उसके न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। संसद में विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया है। 3 नंबर, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। चौथा है, कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ 1 और 3 सही है दोस्तों, सिर्फ 1 और 3 सही है दोस्तों। ठीक है, उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, याद रखिएगा दोस्तों। संसद की विधि द्वारा ये गलत है दोस्तों, और ये PN भगवती वाला भी मैटर है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। सिर्फ 1 और 3 होगा सही इसमें। देखिए, कोलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। यह एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और उस समय न्यायालय में कार्यरत अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों के उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए याद रखिए, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या का निर्धारित कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय में संसद करता है इसका निर्धारण। नेक्स्ट है, पंचायत नगरपालिका सहकारी समितियों से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, देखिए निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आए। ये दोस्तों ऑप्शन में उस समय PV नरसिंह राव इसके मतलब के प्रधानमंत्री थे उस समय, PV नरसिंह राव। सोल्यूशन देखिए इसका,
73वां एवं 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1993 में लागू हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे। इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत तथा नगर पंचायत को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? निम्न में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसका देखिए, उपयुक्त में से 100 अधिक आंसर इसका सही होगा। ए में है पंचायतों नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। बी में है जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना। सी में पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से 1 से अधिक इसका आंसर सही होगा। तो देखिए, भारत में जिला नियोजन समितियों के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में 1 से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने तथा संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए किसी राजस्व जिले या राजस्व जिलों के किसी समूह ग्रुप तथा उसके भाग जो एक ही जिला पंचायत में है के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके तहत सरकार जिले में जिला परिषद, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने और पूरे जिले के लिए एक मसौदा योजना तैयार करती है, जिससे पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, अभी 2004 में निर्मित हुआ था। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से 2004 में निर्मित हुआ था। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज निम्नलिखित में किस वर्ष याद रखिएगा दोस्तों? 2004 में हुआ था। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था। 2004 में निर्मित हुआ था। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचन निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा पंचायती राज मंत्रालय वर्ष 2004 में निर्मित हुआ था दोस्तों। 2004 में ही ये निर्मित हुआ था, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों का द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, भाषाएं। लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग और भाषाएं। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारण VVPAT निम्न से किस वर्ष अस्तित्व में आया दोस्तों? किस वर्ष ये अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन नंबर याद रखिए, 2013 में ये अस्तित्व में आया था। वर्ष 2013 में ये अस्तित्व में आया था। सॉल्यूशन दोस्तों इसका, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेख परीक्षण विचारधारा विचारण VVPAT वर्ष 2013 में पहली बार नागालैंड के नोकसेन विधानसभा क्षेत्र में 21 मतदान केंद्र में उपयोग में लाया गया। जून 2017 तक इसे 100% अपना लिया गया। नेक्स्ट है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं दोस्तों? इसके लागू करने के परिमाण कौन से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा 1, 3, 4 सही होगा। 1 में देखिए, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और 3 नंबर देखिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। चौथा है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार विमर्श आरक्षित रखी जाएगी। तो ये सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 सही होगा। 2 नंबर देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है दोस्तों। सूचना देखिए, इस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का निम्न परिणाम हो सकता है। राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। एक बार यदि संसद के दोनों सदनों में से मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न ले लिया जाए। तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा कि वित्तीय आपात
राज्य की वित्तीय संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या 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 था दोस्तों। देखिए दोस्तों, ए में पढ़िए, इसने प्रस्ताव में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और देखिए दोस्तों, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। भाई यार ये गलत है फ्रेंड्स। इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39 के 43 के ए और 46। 4 में देखिए क्या बोला है, इसने इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, इसमें से भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्ताव में 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग से परामर्श लेनी होगी। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसरों को सुरक्षित, अनुच्छेद 39 के तहत समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 के ए। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाएं, अनुच्छेद 43 के ए में था। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना, अनुच्छेद 48 के ए के तहत था। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, इसके तहत देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य, इसने 4 नए नीति निर्देशक तत्व को भी जोड़े थे। बच्चों के स्वास्थ्य विकास अवसरों को सुरक्षित, और अनुच्छेद 39 के तहत, और समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता, अनुच्छेद 39 के ए में। और नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाए, अनुच्छेद 43 के ए में। और पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन व वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करना, अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया था। अब देखिए विविध का क्वेश्चन हमारा है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा दिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक बार फिर देखिए, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। सोल्यूशन है, भारत को राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1980 में इसका गठन किया गया। यह भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्प है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में भारत के किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूपीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बनाया। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर ई, इसमें सही होगा। देखिए ये उत्तराखंड राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला वह पहला राज्य बन गया। इसके माध्यम से सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति एवं विरासत आदि पर एक समान कानून बनाने के प्रस्ताव है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1997 में हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। देखिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जुलाई 1997 ईस्वी में लालू प्रसाद यादव ने की थी। यह बिहार राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो ये ऑप्शन नंबर ए, चौहान समिति दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। चौहान समिति का सोल्यूशन देखिए, वाई चौहान की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया था। वाई चौहान की अध्यक्षता में दल बदल पर एक समिति का गठन किया गया था, जिसने फरवरी 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था। तो चौहान समिति। नेक्स्ट है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। ये है स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम। सोल्यूशन देखिए इसका,
दूरदर्शन का ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम है। इसका अर्थ सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। ठीक है, अर्थात जो ईश्वर है वह सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है, जो सुंदर है वही ईश्वर। यह वाक्य कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दबाव समूह ये ऑप्शन में के उपयुक्त में से एक से अधिक। संस्कृतिवाद, विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी और देश की राजनीति में स्वायत्ता भूमिका की कमी से। भारत में दबाव समूह के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि ये समूह एक सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करते हैं जहां पारंपरिक मानदंड आधुनिक आकांक्षाओं के साथ मिलते हैं। अधिकांश दबाव समूहों का स्वायत्त अस्तित्व नहीं होता है, वे बिना अस्तित्व के हैं और उनमें प्रतिबद्धता की कमी है। उनकी वफादारी राजनीतिक स्थितियों के साथ बदल जाती है, जिससे समाज के कल्याण को खतरा होता है। वे कई बार हिंसा जैसे असंवैधानिक तरीकों का सहारा लेते हैं। 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ नक्सली आंदोलन इसका एक उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि दबाव समूह उन लोगों का एक समूह है जो अपने सामान्य हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूह के सबसे अधिक घनिष्ठ एवं उलझे हुए संबंध राजनीतिक दलों से होते हैं। ये वर्ग राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट, स्थापना वर्ष, राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष। 1-3-4 देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल और उसकी स्थापना का वर्ष हमें प्राप्त करना है। देखिए दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1964 ईस्वी में। ये आप लोग याद है, भारतीय कम्युनिस्ट सीपीआई मार्क्सिस्ट का दोस्तों ये हुआ था, मार्क्सवादी का 1964 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। और इसका देखिए दोस्तों उसके बाद है फ्रेंड्स भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1925 ईस्वी में। सबसे पुराना पार्टी है दोस्तों। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 1964 में हुआ था दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दोस्तों ये 1984 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का दोस्तों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों ये 1998 ईस्वी में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का 1998 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल और स्थापना के वर्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 1964 में, कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में, और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITMC की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, NV रमना। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो NV रमना ने कहा था दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। उपयुक्त कथन NV रमना का है। ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, नियुक्ति, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि से संबंधित है दोस्तों। और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों ये NV रमना, जिसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ये कहा था उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, सार्वभौम व मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा भारत की संविधान सभा का निर्माण होने से पूर्व भी कुछ बुनियादी मूल्यों पर समस्त नेताओं की सहमति बन चुकी थी, जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल है। नेक्स्ट दोस्तों, सूची फर्स्ट सेकंड सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम और अधिनियमों के संबंधित वर्ष। देखिए दोस्तों, में ढूंढना कब इसका स्थापना हुआ था। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स
देखिए दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम ये वर्ष 1954 में आया था दोस्तों। विशेष विवाह अधिनियम दोस्तों वो ये वर्ष 1954 में इसका स्थापना हुआ था दोस्तों। और दहेज निषेध अधिनियम दोस्तों ये हमारा आया था 1961 में। 1961 में दहेज निषेध आया था। और समान परिश्रमिक अधिनियम कब आया था दोस्तों? ये 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में दोस्तों, 1976 ईस्वी में। और देखिए दोस्तों, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम ये 1986 में आया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, दहेज निषेध अधिनियम दोस्तों ये 1961 में, समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में, उसके बाद नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में आया था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित की गई हुई थी दोस्तों? ये 1992 में निर्णित हुई थी दोस्तों। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? ये वर्ष 1992 में निर्णित हुई थी दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, 13 अगस्त 1990 ईस्वी को भारत के कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने के मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रावधान हेतु कार्यालय आदेश जारी किया। इस आदेश को इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार मामलों में चुनौती दी गई। अंततः भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने 1992 ईस्वी में भारत सरकार के उक्त आदेश को वैधता प्रदान की कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण तो भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता 1992 में वर्णित की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, कि अनुसंधान और विश्लेषण विंग के द्वारा कहा गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, धर्मो रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है, यह वाक्य भारत के अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ का आदर्श वाक्य है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सेशन फ्रेंड्स पॉलिटी का यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। जितने पॉलिटी से दोस्तों जीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला सेशन होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। देखिए दोस्तों, इंडियन इकोनॉमिक्स से जितने सारे क्वेश्चन हुए दोस्तों, वो भी क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन टोटल पूछा गया दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी से 26 ही क्वेश्चन दोस्तों, जो कल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। होगा तो आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों फिर से। और उसके बाद हमारा तब साइंस हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों, साइंस स्टार्ट होगा। और देखिए दोस्तों, साइंस इसके बाद दोस्तों साइंस ही दोस्तों जो कि हमारा थोड़ा सा लंबा रहने वाला है। इसमें पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है दोस्तों। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी है दोस्तों। यहाँ से विज्ञान प्रौद्योगिकी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और जिसमें प्रादेशिक समान ज्ञान होगा, कुछ विविध होगा दोस्तों, और समान गणित एवं तर्क शक्ति हमारा लास्ट में होगा दोस्तों, जो कि हम पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों उसे भी। तो सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।